Good morning. Good morning, sir. Attend your roll call. हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, आ जाओ। मुस्कान, क्या नाम बेटा आपका? कुणाल अभी आया नहीं आपका। मुस्कान, नेहा, स्नेहा, कुणाल, बेटा थोड़े इधर बैठ जाओ साइड में, इस बेंच पे आ जाओ आप। नेहा गोयल, लकीता, रितु, Yes, sir. तनीषा, ज्योति, सोनू, रविंदर, दीपांशी, आदित्य, यस सर, प्राची, दिव्या दैया, भूपेंद्र, हिमानी, प्रिया, नीतिका, तनु शर्मा, प्रिया, पायल, सोनिका, तनु, मीनाक्षी, रेणु जाखड़, शिवानी, खुशी, Yes, sir. विशु, कनिष्का सैनी, Yes, sir. दिव्या, विकास, नैन्सी, कोमल, Yes, sir. अंशु, रवि, तुषार, हर्ष बुधवार, विनीत, मुस्कान, Yes, sir. काजल, Yes, sir. मनीषा, मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, पीयूष, प्रीति, निखिल, कीर्ति, प्रियांशु मलिक, सभी ने चेक कर ली बेटा अपनी अटेंडेंस? रोल नंबर? गरिमा, होगी बेटा सभी की अटेंडेंस? Yes, sir. ठीक है बेटा। हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो है एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में। और आपको ध्यान होगा कि हमने जो एनर्जी प्रोडक्शन की जो 3 स्टेप है मेन, पहली आपकी ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड आपकी क्रेब्स साइकिल, पहली ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में, सेकंड क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और थर्ड आपकी अगर जो नेक्स्ट जहां पे एटीपी की प्रोडक्शन होनी होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमी ऑस्मोसिस, जिसे इकट्ठा आप कहते थे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो यहां तक जो अभी हमने आपको पढ़ाया है कि एंजाइम के बारे में आपको करवाया जा चुका है पहले, कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इन चीजों के बारे में आप में से जिस जिस बच्चे को जो जो भी टॉपिक अभी वो याद करके आया है बच्चा, वो उसको यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन देगा, वो बताएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन कौन देगा? हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? Sir. रितु, रोल नंबर? 7. रितु, रोल नंबर 7। हाँ बेटा, स्टार्ट हो जाओ। So आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली हमें एनर्जी हर डेली एक्टिविटीज के लिए चाहिए, जैसे कि रेस्पिरेशन है, मूवमेंट है, एब्जॉर्प्शन है, या कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें प्लांट से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। एंड हमारी जो ग्रीन प्लांट्स और जो साइनोबैक्टीरिया है, सिर्फ वही जो है एनर्जी मींस फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये जो एनर्जी है ये फॉर्म होती है बाय द ब्रेकिंग ऑफ complex organic molecules like cellular respiration in presence of different enzymes and coenzymes.
एंड फाइनली जो एनर्जी है वो स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारी बेसिकली तीन स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। अब ग्लाइकोलाइसिस में जो फेवरेट सबस्ट्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो फर्दर चेंज होता है पायरुवेट, जो कि उसका लास्ट स्टेप होता है। ग्लूकोज के अलावा दूसरे भी सबस्ट्रेट होते हैं जैसे कि फैट्स और प्रोटीन्स, जिनको भी हम रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटी से उन्हें ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और मान लो अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स को इनिशियली ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में फॉर कैरिंग आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो ग्लाइकोलाइसिस जो हमारा है वो साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है एंड इट इन्वॉल्व्स 10 मिनी स्टेप्स जिसके थ्रू ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस टेक प्लेस करता है। इसको हम एएनपी पाथवे भी कहते हैं ऑन द बेस ऑफ साइंटिस्ट नेम। सो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो है हमारा ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंजाइम को ब्रेक करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एंड यहाँ पर मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर भी यूज होता है। नेक्स्ट ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोज isomerase enzyme. Now this fructose 6-phosphate changes to fructose 1,6-diphosphate and जो fructose 1,6-diphosphate है in presence of enolase aldolase enzyme वो change होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate। जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate है they both are in equilibrium। अब जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate है वो चेंज करता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट फर्दर चेंजेस टू 3-phosphoglycerate and 3-phosphoglycerate changes to 2-phosphoglycerate and ये सारे जो स्टेप्स है ये एंजाइम्स के प्रेजेंस में होते हैं। अब जो 2-phosphoglycerate है वो फर्दर चेंज करता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट एंड इस स्टेप में वाटर का रिलीज होता है एंड यहाँ पर जो एंजाइम यूज है वो इनोलेज एंजाइम है एंड जो हमारा फोस्फोइनोल पाइरुवेट है वो फर्दर चेंज करता है टू पाइरुवेट, जो कि हमारा लास्ट प्रोडक्ट है जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट है हमारी क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल से पहले एक और है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो चेंज हो रहा है पाइरुवेट। अब ये जो पाइरुवेट है ये फर्दर इसका जो फेट जो पाइरुवेट एसिड का वो डिसाइड होता है कि वो किस पाथवे में जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो फर्मेंटेशन टेक प्लेस करता है। अब ये फर्मेंटेशन फर्दर दो तरह का है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑन द बेसिस कि इफ लैक्टिक एसिड और एल्कोहल इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो वो चेंज होता है 2-एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है एंड व्हिच फर्दर चेंजेस टू सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। और जब हमारा जो पाइरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज होता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH रिलीज होती है। थर्ड सेकंड हमारी क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एस जो सिट्रिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पाइरुवेट है वो चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम A एंड जो एसिटाइल कोएंजाइम A एंड हमारा जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो मिलकर हमें देते हैं सिट्रेट एंड जो सिट्रेट फर्दर चेंजेस टू cis aconitase in presence of enzyme aconitase and जो cis aconitase है वो चेंज करता है isocitrate in presence of aconitase enzyme। अब जो ये हमारा ये सिस जो आइसोसिट्रेट है वो चेंज होता है अल्फा ग्लूटरेट में इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज एंड इस तरह हमारी पूरी साइकिल चलती है एंड लास्ट में ऑक्सैलो एसीटेट वापस से मिल जाता है। तो इस वजह से हम इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं एंड क्रेब्स साइकिल से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो हम ब्रीथ आउट करते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ NADH, FADH2 एंड CTP। जहाँ पर 1 GDP is equal to 1 ATP, 1 FADH2 is equal to 2 ATP and 1 NADH is equal to 3 ATP।
लास्ट हमारा सेट है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। एक प्रोसेस है जहां पर एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस में बेसिकली एनर्जी का फॉर्मेशन होता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NADH टू FADH2 एंड यहाँ पर हमारी एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट गोस टू सेल दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमोस्मोसिस। ओके बेटा बैठ। बेटा नेक्स्ट स्टूडेंट। बेटा क्या नाम है आपका? सोनिका। रोल नंबर 30 ठीक है बेटा स्टार्ट। थोड़ी आवाज ऊंची रखना बेटा। So the periods are great for respiration and food. Others are great applications. Fats. Protein is degraded into amino acid, which is further converted into pyruvic acid. And fat is broken down into fatty acid and glycerol. Fatty acid is degraded into acetyl enzyme in respiratory pathways, and it can be further synthesized by withdrawing it from respiratory pathway. Glycerol is converted into phosphoglycerol in the respiratory pathway, and it can be further synthesized by withdrawing to the respiratory pathway. So now we are going to discuss glycolysis. Glycolysis is the process of breaking the cytoplasm of the cell. It involves 10 steps, and it is also known as EMP pathway, which is given by the name of the scientist who discovered it, Emilian Nerov and Pinaz. Now, glucose is converted into glucose 6-phosphate in presence of enzyme glucokinase or hexokinase. Glucose 6-phosphate is further converted into fructose 6-phosphate in presence of enzyme phosphoglucopyroxidase. Fructose 6-phosphate is further converted into fructose 1,6,5-phosphate in presence of enzyme phosphofructokinase. In presence of enzyme hydrolase, it is further converted into two components, that is dihydroxyacetone phosphate and glycerol. They are in equilibrium. Now, glycerol 3-phosphate is further converted into 1,3-diphosphoglycerate in presence of enzyme phosphoglycerate 3-dehydrogenase. 1,3-diphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate in presence of enzyme 3-phosphoglycerate kinase. 3-phosphoglycerate is further converted into 2-phosphoglycerate in presence of enzyme 2-phosphoglycerate inhibitase. 2-phosphoglycerate it is further converted into phosphoenol pyruvate in enzyme presence of enzyme inolate, and phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate in presence of enzyme pyruvate dehydrogenase. Now we will going to discuss about the topic gas cycle. It is known as tricarboxylic acid cycle, and it occurs in the members of the mitochondria. So the first component is pyruvate. Pyruvate is converted into enzyme acetyl coenzyme B in presence of enzyme pyruvate dehydrogenase. Now the acetyl coenzyme is converted into citrate in presence of enzyme citrate synthesis, and citrate is further converted into cis-aconitase in presence of enzyme aconitase. Now cis-aconitase is converted into isocitrate in presence of enzyme aconitase. Isocitrate is converted into alpha-ketoglutarate in presence of enzyme isocitrate dehydrogenase. Now alpha-ketoglutarate is converted into succinyl coenzyme in presence of isocitrate dehydrogenase. Now this succinyl coenzyme is converted into succinate in presence of enzyme succinyl coenzyme dehydrogenase. Succinate is converted into presence of succinate is converted into fumarate in presence of enzyme fumarase, and fumarate is converted into maltase in presence of enzyme maltase, and it is further converted into oxaloacetate. Now we will discuss about oxidative phosphorylation. It involves two steps: the electron transport chain and chemoosmosis. Electron transport chain is the metabolic pathway which take place in the inner membrane of the mitochondria, in which electrons are transported from the NADH and FADH, and oxygens are present at the start end of the chain, except the electron and pick up the proton from the water. Chemoosmosis is the energy which is released during the process of electron transport chain act as a potential gradient which is used to produce ATP. In absence of ATP, there is no one to accept electrons in an electron transport chain, hence
there will be no synthesis of ATP. Without ATP, the cell cannot perform its metabolic function, hence the cell will die. Now the steps which are involved in the process of oxidative phosphorylation. First is the delivery of electron from NADH and FADH2. Now reduced electron carriers like NADH and FADH2 transfer the electrons to the molecules which are present at the starting of the electron transport chain, and they are reduced to NAD positive and FAD positive, and which can be further used in other processes of cellular respiration. Now, electron transport and pumping of protons. As the electron passes down the chain, they move from one energy level to higher energy level to another energy level, in which the protons are pumped out of the matrix and inner membrane space. Now, splitting of oxygen to compound. Oxygen is split into half as the electrons are transferred to oxygen and pick up the proton to form water. From gradient diagram, ATP synthesis, as the protons are passed down the chain, they harness the flow of the proton and they pass down to an enzyme called ATP synthase, which is used to produce heat. ओके बेटा, बेटा जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं उनसे फिर हम कल सुनेंगे, ठीक है, और से आज हम नहीं सुनेंगे। रिमेनिंग बच्चे कल तैयार है। तो हमारा जो आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम प्रोसीड करेंगे वो टॉपिक है, जैसे अभी दो स्टूडेंट ने हमें जो प्रेजेंटेशन दी उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन होती है। आपने देखा ड्यूरिंग द एनर्जी प्रोडक्शन डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व, और जो डिफरेंट स्टेप्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं वो किस बेस के ऊपर होती है, वेदर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द सेल और द नॉट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द सेल। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी सराउंडिंग के अंदर तो फिर क्या हुआ, फिर आपने देखा था ऑक्सीजन वेदर प्रेजेंट और नॉट। फर्स्ट स्टेप के दौरान आपकी जो जिसे आप ग्लाइकोलाइसिस कह रहे थे उसके दौरान कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मींस दैट इज द कॉमन स्टेप फॉर बोथ एरोबिक और द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा आपने सुना अभी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा कि फर्दर स्टेप और क्या हो सकती है। आपने देखा कि फर्दर आपकी क्या नाम है क्रेब्स साइकिल चलती है, उसके बाद आपके क्या नाम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन दो टर्म आती है। आपने देखा था कि जब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरुवेट बनता है, जब उसका ट्रांसफरेंस होता है आगे, जब वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, तो उसके दौरान होता क्या था, लॉस ऑफ CO2। तो लॉस हो गया वहां पे, तो वो वाली जो स्टेप थी वो थी आपकी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और उसके बाद जब क्रेब्स साइकिल चलने के बाद जो नेक्स्ट आपकी स्टेप आती है जिसके अंदर दो सब स्टेप होती हैं, वो दो स्टेप सब स्टेप कौन कौन सी थी आपकी, ETC और आपकी केमियोस्मोसिस। वो उनका कॉम्बिनेशन का नाम था आपकी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक हो गया ना बेटा इतना यहाँ तक। तो ये तो था आपकी ऑक्सीडेटिव पाथवे जिसके दौरान ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसमें आपने देखा था कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जो केमियोस्मोसिस मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो प्रोसेस चलती है उसके दौरान आपके 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थे, 5। उन 5 में से 4 इन्वॉल्व हुए थे आपके ETC के अंदर और एक इन्वॉल्व हुआ था आपके ATP सिंथेसिस के अंदर, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 था। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो 4 था, जो कि जिसके थ्रू ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और वाटर मॉलिक्यूल को बना देती थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर ऑक्सीजन ना होती तो क्या होता, तो फिर वो भी आपने कल देखा था कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होता, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कंप्लीशन नहीं होती, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरेंस था वो रुक जाता, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता नहीं, क्योंकि फाइनल एक्सेप्टर तो होना चाहिए ना। फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है यहाँ पे आपने देखा, जिससे वाटर मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जहां पे फाइनल जो एक्सेप्टर होता है वो आपके ऑक्सीजन नहीं होता। वो आप देख पाते हैं, वही तो आपकी प्रोसेस दूसरी कि जब प्रोसेस चल रही हो किसकी प्रेजेंस के अंदर, किसके प्रेजेंस के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस चले तो आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस तो वहां पर भी है, तो ग्लाइकोलाइसिस वहां पर भी है, तो उसके दौरान आपने देखा था ना कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान टोटल, कल जब बातें चल रही थी एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर वो बताओ ये टोटल जो ATP है ना ये कैसे कन्वर्ट होंगे। फिर उसमें देखा था जो पहली 2 स्टेप थी उसके दौरान आपने देखा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में तो ATP इज यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ दीज फर्स्ट 2 स्टेप्स, ATP यूज हो रहे थे। आगे आपने देखा था NADH भी बनता है और आपका ATP भी बन जाता है। नेट रिजल्ट वहां पे आपने देखा कि 8 ATP सिंथेसाइज होते हैं।
डायरेक्ट एटीपी नहीं थे वहां पे, कुछ डायरेक्ट एटीपी बनते हैं और कुछ एनएडीएच की फॉर्म में। जो एनएडीएच, क्योंकि कॉमन स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, तो एनएडीएच तो चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, एनएडीएच तो बनेंगे ही। तो एनएडीएच से एटीपी कैसे बने? एरोबिक पाथवे में तो आपने सीख लिया कि किस तरीके से ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर हो जाता है और वहां पे एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। लेकिन अगर एनारोबिक पाथवे हो तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे जो एनएडीएच मान लीजिए बन जाते हैं, तो यानी उस वो एटीपी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहां पे होती नहीं। तो इसका मतलब तो ये निकल के आया। लेकिन ये पाया गया कि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ, जो अभी आप देख पाएंगे, मिथेनोजन्स हो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, जिनके अंदर जो हम देखते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, कई बार सल्फेट हो जाते हैं फाइनल एक्सेप्टर। तो सल्फेट आएंगे, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में H2S गैस बन जाती है, वहां पे फाइनल प्रोडक्ट वाटर की बजाय क्या बन जाएगा, H2S। यानी इस टाइप से कहने का मतलब फाइनल एक्सेप्टर चेंज हो जाता है। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर वो रिएक्शन चलती है तो उसके दौरान फाइनल एक्सेप्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि एटीपी में तो कन्वर्जन होना ही है। आगे बात समझ में? लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारी बॉडी में ऐसा हो नहीं सकता कि भाई हम भी, हमारे भी ऐसा ही हो जाए, एटीपी सिंथेसिस हो जाए। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी आउट करने के लिए जो चीज चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन की जरूरत तो हर जगह पड़ती ही है। हमारी बॉडी ऐसी नहीं है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। आप कहीं पे भी देख लो, डाइजेशन में चाहे आप देख लो, हमारा सिंपल स्टमक है। अगर आप एनिमल्स का देखें, काउ बफेलो इनका देखें, तो उनका सिंपल नहीं, उनका कंपाउंड स्टमक होता है। आप अगर बर्ड्स का देखिए, गिजार्ड बोल देते हैं, वहां पे वो अपने पत्थर तक को चबा जाते हैं, पत्थर तक को डाइजेस्ट करवा लेते हैं, जो वो खाते हैं ना, कंकर वगैरह, कबूतर वगैरह जो खाते हैं, तो उनका स्टमक अलग टाइप का होता है। मतलब हर किसी की डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। हमारे अंदर एक ही स्टमक होता है, जैसे मैंने बताया, ये क्या नाम है आपके, काउ बफेलो, इनमें एक कंपाउंड का लो, इनके दो पार्ट हो जाते हैं, स्टमक के दो पार्ट हो जाते हैं। वहां पे उनके अंदर सेलुलोज सेलुलेज एंजाइम हो जाता है उनके अंदर, जो प्रेजेंट होता है वहां पे, जो कि सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। और हमने सीखा कि हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब माउथ से लेके जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वहां तक, ये जो पूरी लंबी एक पाइप सी हमारी बॉडी के अंदर, दैट होल द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ आ गया, बक्कल कैविटी आ गई, उसके बाद इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, डुडेनम आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, दैट होल लॉन्ग पाइप कॉल्ड एज द एलिमेंट्री कैनाल, उसे आप एलिमेंट्री कैनाल का नाम दे देते हैं। तो वहां पे सेलुलेज नाम का एंजाइम था नहीं हमारी बॉडी के अंदर, तो इसीलिए वो हमारी रफेज का काम करता है, उसकी दूसरी एप्लीकेबिलिटी आ गई। नहीं तो जो हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी इधर वाल के ऊपर वेस्ट मटेरियल चिपका रह जाता, उसको वॉश आउट करने का काम लगातार, ताकि वो वेस्ट मटेरियल वहां पे स्टिक ना हो, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, ये सेलुलोज ही करता है। इसलिए हमें जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिनके अंदर सेलुलोज काफी अमाउंट के अंदर होता है, जो सैलेड हम खाते हैं, वो इसलिए तो खाते हैं ना, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से चलता रहे। तो हर किसी का अलग अलग मैकेनिज्म है हर जगह पे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस होगी एनर्जी प्रोडक्शन की, हमारी बॉडी के अंदर अलग है, और जो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चले तो उसका मैकेनिज्म कुछ अलग होगा। ठीक हो गया? वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई दूसरा होगा। तो मीन्स वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर चलती है, वो प्रोसेस कोई और नहीं, वो कौन बन जाती है फिर, उसको नाम दे दिया जाता है। वो कौन है हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम फर्मेंटेशन। ठीक हो गया बेटा? तो फर्मेंटेशन को जब हम देखें, ये चीज तो कॉमन है जो हम देख चुके हैं कि एनर्जी हमें किस लिए चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए। आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस चलती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और जिसके दौरान फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। फिर जैसे अभी दो स्टूडेंट ने बताया भी कि पायरुवेट का फेट देखा जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। यूकैरियोट्स के अंदर 2 एटीपी यूज होके नेट एटीपी जो बने थे वो 36 बन जाते हैं। प्रोकैरियोट्स हो तो टोटल आपके 38 एटीपी बन जाते हैं। तो ये भी एक मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया ना बेटा? इतना तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने देखा कि किस तरीके से कैसे ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू ये प्रोसेस चल के क्रेब्स साइकिल के थ्रू, और फिर फाइनली आपके जो डिफरेंट एटीपी कैसे बने NADH और FADH2 से, वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन था ETC और केमियोस्मोसिस के थ्रू, और एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ऐसा अभी तक मैंने बताया और दो स्टूडेंट ने भी अभी एक्सप्लेन किया था। अब बात आ गई इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ना हो तो क्या हो? जब ऑक्सीजन ना हो, जैसे हम बता रहे थे, प्रोसेस आपकी फर्मेंटेशन कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म, आपकी फर्मेंटेशन ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, दैट में बी द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अब अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें,
तो फिर हम किस टाइप से इनको एक्सप्लेन करेंगे। आप देखो, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, इसके द्वारा भी कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर एनर्जी तो देखो चाहिए ही, है ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। हवा के अंदर भी जो पार्टिकल्स उनके अंदर कुछ एनर्जी है, मूवमेंट हो रही है, वो इतनी एनर्जी है उनके अंदर कि वो एनर्जी एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंड व्हील्स बन जाती है, और उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी तक भी जनरेट हो जाती है। मतलब ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी है, एक से दूसरे मीडियम में पहुंच जाना। तो मतलब किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, बिना एनर्जी के कुछ होता नहीं। तो सराउंडिंग के अंदर यूनिवर्स में भी एनर्जी भरी पड़ी है ना, उसी वजह से सारा सब कुछ हो पा रहा है। तो मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, वो बोलो कौन था, ऑक्सीजन। बोलो कौन, ऑक्सीजन। तो लेकिन अब अगर हम बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हमें चलानी हो तो क्या होगा, तो फाइनल एक्सेप्टर बोलो कौन नहीं होगा, ऑक्सीजन तो नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर कौन होगा, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। अभी मैंने कुछ पल पहले आपको बताया भी था, जैसे आर्क्यू बैक्टीरिया हो गए, उनके अंदर क्या होगा, फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन होंगे, आपके सल्फेट होंगे। और जिसकी वजह से जो साइड प्रोडक्ट जो बन जाएगा, जब वो एक्सेप्ट करेंगे H पॉजिटिव की आयन की फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, बोलो कौन बन जाएगा प्रोडक्ट, H2S बन गए। कुछ एक दूसरे आपके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो बन सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, बोलो वो कौन, वो आपके बोलो कौन हो सकते हैं, दैट में भी था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे बोलो कौन बन जाएगा, प्रोड्यूसिंग द मीथेन। तो ये छोटी छोटी बातें कुछ एक हमें ध्यान रखनी है कि पर्सन यानी कौन सा एनिमल है, हम हैं, काऊ है, बफेलो है, कोई दूसरे साइनोबैक्टीरिया हैं, उनके बेसिस के ऊपर आपके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो आपके अलग अलग हो सकते हैं, ताकि कंटिन्यूटी में एनर्जी प्रोडक्शन होती रहे, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखा जाता है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में तो ये सारा काम चलना ही है, तो फिर आखिर वो चलेगा कैसे, उसके लिए अब हमारी आ जाती है टाइप फर्मेंटेशन। अगर हम पहला देखें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें क्या होगा, देखो ग्लूकोज तो होगा ही, जैसे हमने बताया था, स्टार्टिंग जो स्टेप है वो तो कॉमन रहेगी, जिसे ग्लाइकोलाइसिस का नाम दिया गया, जिसमें ग्लूकोज बोलो किस में कन्वर्ट होना होता है, 2 मोल्स ऑफ पायरेट के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम, कोएंजाइम एंड द कोफैक्टर्स की प्रेजेंस में ये होगा। तो ये आपने देखा था कि किस तरीके से आपके एटीपी की सिंथेसिस होनी होती है, यहाँ पे नेट एटीपी जो बनने होते हैं। उसके बाद आपने साथ के साथ ये भी देखा था कि NADH भी बनता है वहां पे। लेकिन उसके बाद अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तो होगा क्या, मान लीजिए पायरुवेट का कन्वर्जन किस में हुआ, लैक्टिक एसिड, लैक्टेट के अंदर। लैक्टेट होता क्या है, देखो एक तो होता है, जैसे आपने देखा ना, हम बोल देते हैं एसिटिक एसिड, एसिटेट, मतलब वो सॉल्ट फॉर्म होती है, सॉल्ट फॉर्म का मतलब डीप्रोटोनेट, एक तो होती है प्रोटोनेटेड फॉर्म, वो तो एसिटिक एसिड हो गई, अगर H पॉजिटिव निकल गया डीप्रोटोनेटेड फॉर्म हो गई, मतलब सॉल्ट वाली फॉर्म हो गई, तब हम वर्ड यूज कर देते हैं एट, ऐसे लगाते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टेट, दैट द डिफरेंस, ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होती है लैक्टिक एसिड की, ठीक हो गया ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, देखो जो NADH आपके पहली स्टेप के अंदर बने थे, वो NADH बोलो कहां पे इन्वॉल्व हो गए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर, उसका ब्रेकडाउन हुआ और वो दोबारा से बोलो किस में बन गए, कन्वर्ट हो गए NAD+ के अंदर, और NAD+ दोबारा से साइक्लाइजेशन में आ जाएगा, देखो दोबारा वहां पे फर्स्ट स्टेप के अंदर, एंड सो ऑन, ये साइक्लिक प्रोसेस इस टाइप से चलती चली जाती है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर ये सारी बातें आपको दिखती हैं। तो हमने क्या लिखा, बोलो यहाँ पे NAD+ रीजनरेशन होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट क्या है लैक्टिक एसिड के अंदर, आपका लैक्टेट है, विच इज जस्ट द डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया था। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गई। आपने ये तो देखा ही है, कुछ बातें आपने सुनी ही हैं, कि जैसे मान लीजिए दूध से दूध दही में, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, उसके दौरान भी यानी जो प्रोसेस चलती है, जो इंजाइम वहां पे यूज होते हैं, वो बोलो कौन होता है, हाँ लैक्टोबैसिलस, उसके द्वारा ये काम चलता है आपका। तो यानी कुछ ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे फिर पूछे जा सकते हैं। ये भी हम पहले बता चुके हैं, जो विग्रस एक्सरसाइज करे उसके दौरान लैक्टिक एसिड भी बन जाता है ना। तो ये सारी चीजें तो हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, दो टाइप की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या तो होमो या हिट्रो। होमो और हिट्रो के नाम से क्या पता चला, अगर होमो है तो सिर्फ क्या बनेगा बोलो, एक ऐसी फर्मेंटेशन जिसके दौरान सिर्फ और सिर्फ क्या बने, ओनली लैक्टेट इज फॉर्म्ड।
जैसे आपकी प्रोसेस चली, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, नेक्स्ट स्टेप चली, और आपने क्या देखा, सिर्फ कौन बन गया बोलो, यहाँ पे लैक्टेट बन गया। तो ये तो हो गया होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन। बोलो कौन हो गया, जो अभी हमने पहले पिछले पार्ट के अंदर अभी अभी देखा था। लेकिन अगर साथ के साथ कुछ ऐसा हो जाए, देखो, कि जिसके दौरान आपके कोई और भी साइड प्रोडक्ट बन जाए आपके, किसके साथ साथ बोलो, आपके जो लैक्टेट बना था ये ना बन के कुछ और भी बन जाए, तो हुआ क्या, जैसे ग्लूकोज है पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद बोलो कौन बन गया, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, CO2 लॉस हो गई, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड एक 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद बोलो क्या बन गया, आपका इथेनॉल बन गया। और इसके दौरान भी बोलो क्या हुआ, NAD+ का रीजनरेशन हुआ, और वो देखो दोबारा से रीजनरेशन हमने दिखा दिया। वेदर द प्रोसेस इज होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन और द हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन, इन बोथ ऑफ देम द रीजनरेशन ऑफ द NAD+ टेक्स प्लेस, which further been used in the first step of the एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस स्टेप के अंदर वो दोबारा से यूज हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो अभी अभी हमने डायग्राम बनाया ही था, आपने देखा ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपके एसिटाल्डिहाइड, और उसके बाद नेक्स्ट इथेनॉल के अंदर, और दोबारा से उसी टाइप से रीजनरेशन किसका हुआ, NAD+ का रीजनरेशन हो जाता है। तो ये सिंपल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर सिर्फ यही चले तो, दोनों का कॉम्बिनेशन चले तो हेटेरोलैक्टिक था, अकेला लैक्टेट बने तो आपका होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन था। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में? तो यहां तक अगर एग्जाम में आपके आज है ना कि एक्सप्लेन या राइट ए नोट ऑन द फर्मेंटेशन, तो उस टाइप से आप ये कंप्लीट लिख देते हैं ऑन द बेस ऑफ द मार्क्स पे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अक्सर एग्जाम में आप देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके अंदर ये टॉपिक आपका आ चुका होता है। ठीक हो गया ना बेटा? तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ लें। कॉमनली आप देख ही पाए बेसिक कॉमन स्टेप क्या है। देखो कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर कुछ डिफरेंशिएट भी करवा लेते हैं कि बताओ उस और उसमें डिफरेंस क्या था। जब आप किसी चीज को अच्छे से समझ कर याद कर लेते हैं तो उसकी इमेज आपके माइंड में होगी, तो अपने आप डिफरेंस बना लेते हैं। वो तो हमें पता नहीं होता ना कि एग्जाम के दौरान अब क्या क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन हमें करना अच्छे से। इसलिए जो आपसे प्रेजेंटेशन भी जो आपकी ली जाती है ना, वो इसलिए कि हर बच्चे को बोलना आ जाएगा, हर बच्चा आप उसको बोल देगा, फिर एग्जाम में फिर वो अच्छा ही करेगा। फिर आपके दिमाग में ये बात नहीं रहेगी कि हमारे कम मार्क्स आएंगे, कि आपके बस ये आएगा कि ये नंबर क्यों कट गया। आपके मन में जिस दिन ये चीज आनी स्टार्ट हो जाती है ना कि आप पूरा पेपर कराए कि मेरा वो एक नंबर का गलत हो गया, तो यानी माइंड के अंदर ये चीजें आनी चाहिए, वो क्यों हो गया ऐसे करके। ये नहीं कि पास हो भी जाएंगे कि नहीं, यानी वो एक बड़ी वैसी सी बात है। आपके क्या रहना चाहिए हमेशा, मेरा एक नंबर क्यों कट गया, वहां पे छोटी सी गलती होगी, आप आते ही फिर अपनी बुक को खोल रहे हो, फिर देख रहे हो क्यों हो गई, कैसे हो गई, अच्छा ये चीज मैं भूल गया या ये चीज मैं भूल गई। यानी इस तरह की जब आपकी सोच डेवलप हो जाती है ना, तो वो कैसे होगी, वो इसी टाइप से होगी जब हम आपसे सुनेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन लेंगे, फिर आप बोल ही देंगे अपने आप सारी बातों को। जैसे आज भी बच्चों ने अच्छे से बोला, पहले भी जिसने प्रेजेंटेशन दी है उन बच्चों ने बहुत अच्छे से दी है। तो आप सभी इसी टाइप से अपनी तैयारी करें और बहुत ही अच्छे से इस टाइप से अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है ना? ताकि आपकी इमेज अच्छी बनेगी, आपके कॉलेज की इमेज, डिपार्टमेंट की इमेज, सभी की इमेज अच्छी। ठीक है बेटा? और कोई डाउट कुछ पूछना हो यहां तक का जो काम हुआ है उसके अंदर से? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अब हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलेंगे, ठीक है? अगली क्लास आपकी प्रैक्टिकल की होगी।